हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पेंशन इनकम को कैसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है उसका डेमो देखेंगे। हमारा जो असेसी है सीनियर सिटीजन है, तो अदर सोर्स के जो इनकम होते हैं उनको भी आईटीआर में कैसे दिखाना होता है उसका डेमो भी देखेंगे। डिडक्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं तो वो कैसे क्लेम करना है उसका डेमो देखेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हम ये तो दिखाएंगे ही कि मंथली पेंशन को आपको कैसे दिखाना होता है। मंथली पेंशन जो होता है सैलरी का पार्ट होता है, तो मंथली पेंशन को कैसे दिखाना है वो तो जानेंगे ही। अगर पेंशन अकाउंट से आप लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, देखिए कम्यूटेड पेंशन भी जिसको कहा जाता है, तो कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका डेमो भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो कुछ एग्जेम्प्ट होता है और कुछ टैक्सेबल होता है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी हम देख लेंगे। उसके अलावा फैमिली पेंशन एक होता है, फैमिली पेंशन अदर सोर्स का पार्ट होता है, सैलरी का पार्ट नहीं होता है। ऊपर वाले जो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड है वो सैलरी के पार्ट होते हैं। तो इन सब चीजों को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। फिलहाल हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जल्दी से पैन कार्ड या आधार कार्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर पासवर्ड इंटर करके हम लॉगिन कर लेंगे। अब इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आते ही आपको 3 काम सबसे पहले कर लेने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपना चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। अगर गलत है तो उसको आपको अपडेट कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरा काम आपको करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है, वैलिडेट करना है। ध्यान देना है, अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो आपके खाते में रिफंड नहीं आएगा, या हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल ना हो। तो बैंक अकाउंट भी आप लिंक कर लीजिएगा और वैलिडेट भी कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल और बैंक अकाउंट का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है कि ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS इस पर आपको क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आएगा, कंफर्म पर क्लिक करना है, एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये पेज पर आगे का जो प्रोसेस है वो सेम पहले वाला ही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर व्यू 26AS में जाना है और इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यू एज HTML सेलेक्ट कर लीजिए, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करिए। आपका 26AS अपडेट हुआ या नहीं हुआ आपको पता चल जाएगा जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। जैसे कि हमारे केस में देखिए अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका अपडेट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको रो दिखाई देगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करके भी रख लेना है, क्योंकि नया ITR जो आप फाइल करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा प्री फील्ड नहीं होता है, मैनुअली आपको इंटर करना पड़ता है। तो इसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। सेव फाइल पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा 26AS अपडेट है। हम फिर से ई फाइलिंग वाले पोर्टल पर जाते हैं और यहाँ पर हम ये भी मान लेते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपडेट है, बैंक डिटेल भी अपडेट है। तो अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न ये वाला ऑप्शन है। चाहे जहाँ पर आप क्लिक करिए आपको सेम पेज पर ही लेकर जाएगा पोर्टल। अब इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए असेसमेंट ईयर यहाँ पर थोड़ी देर में खुलता है कभी कभी, तो आपको वेट कर लेना है, अदरवाइज फिर से बैक जाकर फिर से आ जाना है इस पेज पर। अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन मोड हमें सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। कोई भी ड्राफ्ट सेव नहीं है। काफ़ी लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भर देते तो यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई देता है, यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आता है। तो आपका अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है तो आप रिज्यूम फाइलिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम नया वीडियो बना रहे हैं, एकदम फ्रेश वीडियो, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ITR फॉर्म चुनेंगे, ITR 1, ठीक है। प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें रीजन पूछा जा रहा है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो हम मान लेते हैं हमारा टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, इसीलिए हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर और 3 कंडीशन दिए गए हैं। अगर आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जमा हुआ है पिछले साल में, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल किया हुआ है, 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंसेस हुआ, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा हुआ प्रीवियस ईयर में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, और जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन ही है। मान लेते हैं कि आपका इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और आपका TDS रिफंड है, या तो आप ऐसे ही वॉलंटरी फाइल करना चाहते हैं, इनकम तो कम है लेकिन ऐसे ही फाइल करना चाहते हैं, तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको चूज करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इस ITR में बहुत सारे डिटेल जो है वो प्री फील्ड होंगे, तो उनको आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। हालांकि ये नया पोर्टल है, यहाँ पर प्री फील्ड डेटा अभी आ नहीं रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की तारीख में ज़्यादा प्री फील्ड डेटा नहीं आ रहा है, फ्यूचर में हो सकता है आएगा। तो आपको चेक करते ही जाना है कि क्या क्या डेटा आया है, क्या नहीं आया। नहीं आया तो उसको मैनुअली आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल हैं, एक एक करके हम सबको भर लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम भरते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली फीड होते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोफाइल का डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड है। इसमें से अगर कुछ भी रॉन्ग है तो आपको पैन नंबर या आधार कार्ड को अपने चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर होगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपको पहले ही अपडेट कर लेना है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। अगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी आप टेम्परेरी बेसिस पर एडिट कर सकते। देखिए एडिट का बटन है, एक बार आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट अपडेट नहीं किया हुआ है तो स्टार्टिंग में अगर अपडेट कर दिया हुआ है तो यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, तब चिंता की कोई बात नहीं है। अब स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। अब नीचे यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पेंशनर में। ठीक है, ध्यान देना अगर आपको पेंशन नहीं मिलता है, सिर्फ अदर सोर्स का इनकम है, तो आप नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ FD वगैरह ही है जहाँ से आपको ब्याज आ रहा है और कोई भी पेंशन सैलरी से रिलेटेड इनकम नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में पेंशन है तो हम पेंशनर सेलेक्ट करते हैं। फाइलिंग सेक्शन आपको पहला वाला ही चूज करना है, अगर ड्यू डेट से पहले आप फाइल करते हैं तो अभी ड्यू डेट को काफी समय है, 139(1) हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ड्यू डेट के बाद अगर करते हैं तो 139(4) आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, इसको आपको छोड़ देना है। नीचे जाएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि क्या आप नया टैक्स रिग में चुनना चाहते हैं या पुराना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके केस में डिडक्शन ज़्यादा नहीं है तो आप नया वाला टैक्स रिग में भी चुन सकते हैं यस पर क्लिक करके, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है तो नया वाला आप चुन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, बट आपको खुद से ही कंप्यूट करना है कि आपके लिए नया वाला टैक्स रिग में बेनिफिशियल है या पुराना वाला। हम मान लेते हैं हमारे केस में डिडक्शन है, ये देखिए यहाँ पर डिडक्शन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पुराना वाला सेलेक्ट करेंगे तो हमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल है, यहाँ पर वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है, आपका भी वैलिडेटेड होना चाहिए क्योंकि तभी रिफंड आपके खाते में आएगा। देखिए 2 बैंक है, दोनों भी वैलिडेटेड है और दोनों में से आप चूज कर सकते हैं कि किसमें आपको रिफंड चाहिए। ये वाला देखिए आप बटन ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ, जिसमें भी आपको रिफंड चाहिए उसको आप ऑन रखिएगा और दूसरे वाले को ऑफ रख सकते हैं। ध्यान देना, अगर एक ही बैंक खाता है और आपका रिफंड भी अगर नहीं है तो भी आपको इसको ऑन करके रखना ही रखना है। एक बैंक खाते का तो रखना ही रखना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो उसको आपको पहले ही सॉल्व कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैंक डिटेल आपको पहले ही अपडेट कर लेना है। ITR फाइल करते समय आपको बैंक डिटेल अपडेट करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा प्रोसेस लग जाता है। ठीक है, जब अपडेट हो जाए बैंक डिटेल तभी आपको ITR फाइल करना स्टार्ट करना है। तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर मेंशन हो गया है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने कंफर्म पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा सारा डिटेल अपडेट हो गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के शेड्यूल में। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमें इंटर करना है, हमारे सारे इनकम का ब्यौरा हमें इस शेड्यूल में देना है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी एग्जम्पशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इसको आप स्कीप भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपको अंदर भी मिलने वाले हैं, तो फिलहाल इसको हम स्कीप कर देते हैं। जब हमने स्कीप किया तो देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ गया है। एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन आ गया। 1 बाय 1 करके हम भरना स्टार्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले जाएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है फ्यूचर में आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे, क्योंकि 26 ईयर्स जब अपडेट हो जाएगा और फॉर्म 16 भी आपको मिल जाएगा करेक्टली, तब यहाँ पर डिटेल्स भी प्रीफिल्ड दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं भी दिखाई देता तो भी मैनुअली आप इंटर कर सकते हैं फॉर्म 16 की मदद से। तो एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है। पेंशन का अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए पेंशन का अमाउंट है, ये देखिए पेंशन का अमाउंट है। ठीक है, तो सैलरी वाले पार्ट में आपको इंटर करना है 3,60,000 रुपये सेक्शन 17(1) में। तो ये जो अमाउंट है वो आपके 26 ईयर्स से भी मैच होना चाहिए, आपके फॉर्म नंबर 16 से भी मैच होना चाहिए। उसके बाद ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट वगैरह और ये जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपके केस में नहीं है फॉर्म 16 में तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है, अलावेंस वगैरह तो आपको मिल नहीं रहा तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल गया है 50,000 का,
ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब अगर लमसम पेंशन हम विड्रॉ करते हैं तो उसे आईटीआर में कैसे दिखाना है उसका एग्जांपल भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इनकेस आपने अगर लमसम पेंशन विड्रॉ नहीं किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली इस पॉइंट पर जाना है स्किप करके। अब दोस्तों नॉर्मल केसेस में जो हर महीने पेंशन मिलता है तो उसका टोटल अमाउंट आपको आईटीआर में कैसे दिखाना है वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया। अब अगर कोई पेंशन खाते से लमसम अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको कैसे दिखाना है वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए एक बनाया हुआ है कि हर महीने 25,000 रुपए का पेंशन मिल रहा है, तो टोटल ईयरली पेंशन हो गया 3 लाख। अब फ्यूचर में मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि 20% पेंशन का अमाउंट जो 10 साल के लिए होता है वो हम विड्रॉ कर लेते हैं लमसम में, और बाकी का 80% जो है वो महीने में ही चालू रखते हैं। तो जब 3 लाख का 20% इन्होंने विड्रॉ किया 10 साल के हिसाब से तो 6 लाख आया हुआ है, और जो अनकम्यूटेड जो कि हर महीने अब मिलने वाला है वो 2,40,000 हो जाएगा। पहले 3 लाख था, अब 2,40,000 हो जाएगा। तो ये जो अनकम्यूटेड है जो कि मंथली पेंशन आपको मिलने वाला है ये तो हर हाल में टैक्सेबल ही होगा, तो इसको तो आपको दिखाना है सेक्शन 17(1) वाले बॉक्स में ही। लेकिन जो ये लमसम में विड्रॉ किया गया है 6 लाख, ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये 6 लाख जो है पूरा एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको इसको दिखाना होता है सबसे पहले सेक्शन 17(1) में। देखिए ये 6 लाख और ये 2,40,000 तो हो गया 8,40,000। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 17(1) में 8,40,000 दिखाना है। इस तरीके से आपको दिखा देना है 8,40,000। उसके बाद अब देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए क्या है, 6 लाख एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो 6 लाख एग्जेम्प्ट है तो आपको आना है नीचे एग्जेम्प्ट अलाउंस में। यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर देखिए सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जितना एग्जेम्प्ट है, कितना एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 6 लाख, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। देखिए 6 लाख यहाँ पर मेंशन हो गया, तो नेट सैलरी 2,40,000 बन गया। ठीक है, इसमें से डिडक्शन लेस हुआ और यहाँ पर आप सेव कर दीजिएगा। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब होंगे तो इस तरीके से आपको अमाउंट इंटर करना है अगर आपने लमसम में विड्रॉ किया हुआ है तो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब कैसे करना है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना एग्जेम्प्ट है कितना टैक्सेबल है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएं क्योंकि अलग टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो एग्जेम्प्ट 2 लाख है और टैक्सेबल 4 लाख है। बाकी का जो 2,40,000 वो तो टैक्सेबल है हर केस में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो पूरा का पूरा अमाउंट कितना होता है, 8,40,000 होता है। वो सबसे पहले आपको ऊपर मेंशन कर देना है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट आपको यहाँ पर मेंशन करना ही करना, तो 8,40,000 हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा का पूरा 6 लाख का एग्जेम्पशन मिला था, लेकिन जो गवर्नमेंट के अलावा दूसरे एम्प्लॉय हैं उनको पूरा का पूरा 6 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेशन में सिर्फ 2 लाख का ही एग्जेम्पशन मिल रहा है, 4 लाख टैक्सेबल है, तो 2 लाख ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं। जब 2 लाख का ही एग्जेम्पशन हमने लिया तो यहाँ पर 6,40,000 टैक्सेबल आ गया। यहाँ पर डिडक्शन का बेनिफिट मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और टोटल यहाँ पर सैलरी आपका बन गया है। आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लमसम पेंशन का डिटेल भी दिखा सकते हैं मंथली पेंशन के साथ में। अब हम फिर से अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जहां पर सिर्फ मंथली पेंशन ही था। तो यहाँ पर पेंशन का अमाउंट दिखाई दे रहा है, नीचे डिडक्शन भी मिल गया और यहाँ पर टोटल जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपके केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाना पड़ता है। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और उस हाउस प्रॉपर्टी पर लोन है, ठीक है, होम लोन, तब भी आप यहाँ पर ये सेक्शन भर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर ये दोनों केसेस हैं तभी आपको ये वाला डिटेल्स भरना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना। फिर आना है नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐड डिटेल्स का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसका आप जवाब देते जाइए। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो अगर आपके केस में है तो यस कर दीजिए। तो हमारे केस में हमने यस कर दिया। तो हमारे केस में अदर सोर्स का ऑप्शन यहाँ पर है, ये देखिए। तो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट से 8380 का अमाउंट है, तो ये हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कोई डिपॉजिट है बैंक में, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां से आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये भी हम यस कर देंगे। हमारे केस में ये भी है, 30,850 रुपया डिपॉजिट से आया हुआ है। आपका कोई भी डिपॉजिट था जैसे एफडी, आरडी वगैरह और उससे आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ध्यान देना है, अमाउंट जो भी मेंशन करेंगे वो ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसके ऊपर 5,000 टीडीएस कट कर लिया। मैं ऐसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में आपको 45,000 मिला हुआ है, लेकिन ग्रॉस अमाउंट 50,000 है, तो यहाँ पर आपको 50,000 ही दिखाना है। अब नीचे आते हैं, डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, तो ये भी हम यस कर देते हैं।
ठीक है। अगर किसी को फैमिली पेंशन है तो यस कर दीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। 60,000 रुपये अगर रिसीव हुआ है फैमिली पेंशन तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अब डिडक्शन देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 15,000, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ था, तो बिल्कुल सही आया यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। अगर पिछले साल में आपको कोई रिफंड मिला हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिला ही होगा, तो यस करना है और अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना। हमारे केस में 200-400 रुपये हैं तो हम वो अमाउंट इंटर कर देते। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एनी अदर का ऑप्शन है। एनी अदर का मतलब ऊपर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके अलावा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है आपको तो यस कर दीजिएगा, उसका अमाउंट डालिए और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पर तब आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड आया है आप यहाँ पर पीरियड वाइज दिखा सकते हैं। हमारे केस में डिविडेंड है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं 10,000 रुपये डिविडेंड भी है, ठीक है। डिविडेंड हम लिख देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देते हैं कि ये पीरियड में 2,000 आया, ये पीरियड में 3,000 आया, ये पीरियड में 3,500 और ये पीरियड में 1,500। तो इस तरीके से टोटल 10,000 हो गया है। तो इसी तरीके से हम तो यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो इसलिए इस तरीके से हम डाल दे रहे हैं। कुछ भी आपको अपने बैंक स्टेटमेंट या तो जो आपको ब्रोकर से मिला होगा स्टेटमेंट उसके बेस पर आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट वगैरह इंटर करते हैं, हमने तो सिर्फ एफडी और सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट ही यहाँ पर दिखाया हुआ है। हो सकता है आपको दूसरा भी कोई इंटरेस्ट हो, जैसे कि देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हैं, टैक्सेबल बॉन्ड, टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, केवीपी, नेशनल सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, गिफ्ट, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब कुछ में तो आपको इंटरेस्ट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में एग्जेम्प्ट होता है इनकम। उसके अलावा पीपीएफ में अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी एग्जेम्प्ट होता है इनकम। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है, और अदर सोर्स में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, तो उसको आप दिखा दीजिएगा। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर ही आप दिखा सकते हैं उसको भी, ठीक है। किसान विकास पत्र है तो भी उसको भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, साथ में सब मिलाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो सब चीज़ें भी आप दिखा दीजिएगा। फैमिली पेंशन तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते आप नीचे आएंगे तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूरा जो आपका इनकम आया है अदर सोर्स से वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिडक्शन वगैरह भी दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद देखिए नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम आप यहाँ पर देख लीजिए। एग्रीकल्चरल इनकम है अगर 5,000 से कम, एलआईसी से मैच्योरिटी वगैरह मिला हो तो सेक्शन 10(10)D में आप इंटर कर सकते हैं। कोई पीएफ वगैरह आपको मिला हुआ है जिस पर टैक्स नहीं लगना है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं उसको आप एनी अदर में भी मेंशन कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, फिर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में कुछ है नहीं, वैसे एक डाल देते हैं कि मान लीजिए एलआईसी से कुछ मिला हुआ है मैच्योरिटी, तो इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम भी आप इस तरीके से भर सकते हैं, आपको रो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब इनकम का सारा डिटेल हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो भी हमारा फीड हो गया है। अब नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन में, इस पर क्लिक कर देंगे। हमने पुराना वाला टैक्स रिग में चुना हुआ है तो बहुत सारे डिडक्शन का बेनिफिट हम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो आप भर सकते हैं यहाँ पर ही, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, आगे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ही भर देते हैं। डोनेशन आपने पेड किया हुआ है, नो। उसके अलावा डोनेशन पेड किया गया है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट को, नो। अगर आपका है, मान लीजिए काफ़ी लोगों ने पीएम केयर फंड में डोनेशन किया हुआ था तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करने के बाद आप उसका डिटेल भर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम यस ही कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने डोनेशन किया हुआ था। उसके बाद देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG। अगर रेंट आप पे कर रहे हैं, ठीक है, आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कोई सीन नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद ATC से रिलेटेड जो भी डिडक्शन है उसके वो है तो यस कर दीजिए और उसका अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो ATC से रिलेटेड हमारे पास डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन है 1 लाख, वो हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये तो ब्लॉक है। उसके बाद और नीचे आएंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टूवर्ड
ये देखिए ATD से रिलेटेड, मान लीजिए हमारे केस में सीनियर सिटीजन का ही हम ITR भर रहे हैं, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कोई किया गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा गया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया गया, तो आप यस कर सकते हैं और बेनिफिट आप ले सकते हैं। हमारे केस में अगर है तो हम यस कर देंगे, है तो हम यस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यस करने के बावजूद भी यहाँ पर अमाउंट का कोई बॉक्स नहीं आया, क्योंकि ATD के लिए और ATG के लिए अलग से एक शेड्यूल ही रखा गया है, हम आगे उसको भरेंगे। अब कोई एजुकेशनल लोन है जिस पर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, हमारे केस में ये भी नो है। इन सब के अलावा जो ऊपर आपने दिखाया हुआ है उनके अलावा भी कोई दूसरा डिडक्शन आपके केस में है तो यस कर दीजिए, हमारे केस में है क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है तो हम सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट ले सकते हैं, 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। किस पर? जो हमने इंटरेस्ट दिखाया था डिपॉजिट पर, सेविंग बैंक खाते पर, तो उसका पहले हम अदर सोर्स में दिखाते हैं, फिर उसी का हम क्लेम ले सकते हैं यहाँ 80 TTB में। तो अदर सोर्स में जितना भी हमने दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। टोटल हुआ 39,230, तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ध्यान देना 50,000 तक का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं ITR में, और ये भी ध्यान देना कि सबसे पहले आपको अदर सोर्स में दिखाना होता है। तो सारे डिटेल हमने यहाँ पर भर दिए हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ATG और ATD का भी ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ATC ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले पेज पर भर दिया। ATD अब हमें यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है और इसको भी भर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना है, अगर आपको क्लेम करना है और आप सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है, अगर आपको क्लेम करना है और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करना है। हमारे केस में सीनियर सिटीजन है तो हम यस करेंगे। अगर क्लेम करना है तो, अगर क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में क्लेम करना है तो यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है तो 50,000 आप इंटर कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला है। तो 50,000 हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब हमसे फिर से पूछा जा रहा है कि आप पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या पेरेंट्स के लिए आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं, बट हमारे केस में ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे और नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ATC हो गया, ATD हो गया, AT TTB हो गया, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो देखिए ATG यहाँ पर ऐड ATG का ऑप्शन है। उसके अलावा भी मान लीजिए आपका कोई डिडक्शन है और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो शो ऑल डिडक्शन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो भी आपको यूज़ करना है उसको आप सिलेक्ट करिए और ऐड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हमारे केस में तो ATG है, ATG का बॉक्स ऊपर ही दिया गया तो ऐड ATG पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है। अब डोनेशन का यहाँ पर 4 टाइप दिया गया। हमारा PM केयर फंड वाला डोनेशन है तो पहला वाला सेलेक्ट कर लेंगे। CM रिलीफ वाला भी होगा, मान लीजिए कोरोना से रिलेटेड आपने कोई डोनेशन किया हुआ है CM रिलीफ में तो वो भी पहला वाला ही आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर, नेम ऑफ डोनी और एड्रेस वगैरह आप इंटर कर दीजिएगा। कैश में पेड किया हुआ तो डोनेशन इन कैश, कैश में पेड नहीं किया गया, दूसरे माध्यम से किया गया तो डोनेशन इन अदर मोड, ठीक है। तो हमारे केस में हम जल्दी से पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी और एड्रेस जल्दी से इंटर करते हैं। अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। मान लेते हैं कि 1000 रुपये हमने डोनेशन किया हुआ है। ध्यान देना हमने जो ये डिटेल भरा हुआ है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है pmcares.gov.in, तो सारा डिटेल बिल्कुल सही है। अगर आपका भी PM केयर फंड का डोनेशन है तो यही डिटेल आपको भी भरना है, सिर्फ अमाउंट आपको अपना वाला भर देना है, ठीक है। और फिर नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने सेव किया एक लाइन ऐड हो गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और नीचे ऐड का बटन होगा, ऐड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे देखिए डिडक्शन वाले पेज पर हमारा ATGB अब हमें दिखाई दे रहा है। ATD भी हो गया, AT TTB भी हो गया, ठीक है। सारा डिटेल हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक वार्निंग दिखाई दे रहा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कब इग्नोर करना है? जब आपने डिटेल पूरा सही भरा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। क्योंकि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, बहुत बार अब इस साल एरर आएंगे क्योंकि प्रीफिल्ड डेटा नहीं है, फॉर्म नंबर 26 ASB अपडेट नहीं है और उसके अलावा फॉर्म नंबर 16 का डेटा भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है पोर्टल पर ठीक से, तो इसीलिए इस तरीके के बहुत सारे वार्निंग आएंगे। अगर आपने जो भी डिटेल ऊपर भरा हुआ है या पूरे ITR फॉर्म में भरा हुआ है वो आपका सही डेटा है और डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तब चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने कन्फर्म पर क्लिक किया देखिए डिडक्शन वाला भी यहाँ पर फीड हो गया है। अब टैक्स पेड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। अब टैक्स पेड में देखिए अगर आपके पेंशन पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहली वाली लाइन में ही आपको दिखाई देगा। पेंशन के अलावा मान लीजिए आपने कोई डिपॉजिट किया हुआ था जैसे फिक्स डिपॉजिट, RD या दूसरा कोई भी डिपॉजिट जिसमें से इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है तो सेकंड वाले लाइन में आपको दिखाई
देगा। मान लीजिए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और 26AS अपडेट हो गया है, तो इसको आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअली कैसे ऐड करना मैं आपको जल्दी जल्दी दोनों का बता देता हूं। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर जो कि आपके 26AS में होगा या फॉर्म नंबर 16 में भी होगा, इस तरीके से आपको इंटर कर देना। सबसे पहले 10 ऑफ डिडक्टर जिसने आपका TDS डिडक्ट किया उसका 10 नंबर, फिर उसके नीचे उसका नाम आपको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जो कि 26AS में दिखाई दे रहा है, उसके अलावा फॉर्म नंबर 26 में भी दिखाई दे रहा है, और वही सेम TDS का अमाउंट जो कि 26 में दिखाई दे रहा है और आपके फॉर्म नंबर 16 में, वो आपको यहाँ पर इंटर करना और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको 12,000 दिखाई देगा। ये आपको कब करना है? जब यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं दे रहा है, या तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है लेकिन रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तब आप मैनुअल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिपॉजिट वगैरह से अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, उस पर TDS डिडक्ट हुआ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए। नहीं दिखाई दे रहा तो आप ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करना है? ऐड अनादर पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर नेम, ठीक है, ये सब इंटर कर दीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इंटर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए, जिसने हमारा TDS डिडक्ट किया उसका हमने 10 नंबर डाल दिया, उसका नाम डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है। तो जिन्होंने भी TDS डिडक्ट किया हुआ है आपके ब्याज पर या डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका नाम आप डाल दीजिएगा। फिर वो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर TDS कटा हुआ है। तो 55,000 अमाउंट था, इसके ऊपर TDS कटा। कौन से साल में कटा? 2020 में, क्योंकि करंट ईयर है। कितना TDS कटा? मान लेते हैं कि 5,500 कटा। और अब कितना हम क्लेम करने वाले हैं इस साल में, बहुत जरूरी है ये वाला इंटर करना। 5,500 आप पूरा क्लेम करने वाले हैं, तो आप इंटर कर दीजिएगा और फिर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आ गया लेकिन सही नहीं है, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल क्लेम करना जरूरी है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई रेंटल इनकम में TDS डिडक्ट हुआ तो यहाँ पर दिखाई देगा, TCS होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा, कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो है वो सैलरी और अदर सोर्स का कोई इंटरेस्ट मिला था, उस पर TDS डिडक्ट हुआ था, तो इतना ही TDS है, ठीक है, 17,500 आ गया है। अब कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने कंफर्म पर क्लिक किया, टैक्स पेड भी यहाँ पर फील्ड हो गया है पूरी तरीके से। कंफर्म का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। आप टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले शेड्यूल में जाएंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, पूरा कंप्यूटेशन यहाँ पर दिया गया होता है, कितना इनकम हो रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको कोई एरर मिल रहा है पिछले सालों का, तो रिलीफ लेने के लिए आप सेक्शन 89 का अमाउंट यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप फॉर्म नंबर 10 भी भर सकते हैं। फॉर्म नंबर 10 कैसे भरना, रिलीफ कैसे लेना, उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट भी यहाँ पर मेंशन करना, उसके अलावा फॉर्म नंबर 10 भी भरना है, तभी जाकर आपको क्लेम मिलेगा। अदरवाइज एक भी चीज आप नहीं करते तो क्लेम नहीं मिलेगा। अब नीचे आएंगे, सारा डिटेल टैक्स से रिलेटेड दिया गया है। कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। अब प्रोसीड का यहाँ पर बटन है, उस पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे हमने क्लिक किया, रिफंड दिखाई दे रहा है 17,500 का। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया। यहाँ पर प्लेस दिखाई दे रहा है जो कि IP एड्रेस है। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसको क्लिक कर देना है। नाम, फादर नेम, फिर यहाँ पर सेल्फ आपको सेलेक्ट कर लेना, अगर सेलेक्ट नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद नीचे पैन नंबर दिखाई देता है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, सारे डिटेल चेक कर लेंगे। ये देखिए जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है सारा का सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सही है तो एकदम नीचे जाना, आखिरी में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल है, नो एरर वेयर फाउंड। तो आपका ITR जो है वो एकदम सही से भरा गया है, कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक किया, 3 ऑप्शन आ गया, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई योर ITR फाइल। तो तीनों में से जो भी आपके लिए सूटेबल हो, कन्वीनियंट हो, वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करने वाले, लेकिन आप जब भी वेरीफाई करिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका ITR सबमिट हो जाता है, तो इस तरीके से स्क्रीन आता है। अब नीचे एक आपको बटन दिखाई देता है, डाउनलोड ITR फाइल। इस बटन पर क्लिक करके आपको तुरंत अपना ITR फाइल डाउनलोड करके रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बाद में जाकर हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पोर्टल पर आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं होता है और ईमेल भी किसी केसेस में नहीं आ रहा, तो आप तुरंत के तुरंत अभी ITR फाइल का कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पेंशनर के लिए, अदर सोर्स का इनकम अगर है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की हमने कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।